सभी को नमस्कार। योगेंद्र जी के बारे में उनके साथ बहुत निकटवर्ती रहकर जिन्होंने उनको अनुभव किया है उनकी बातें आपने सुनी। इतना निकट संबंध मेरा नहीं था, लेकिन दूर का भी नहीं था। उन्नीस सौ 81 के पहले 1980 में नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग में मैं वॉश बेसिन पर मुंह धो रहा था और वहां लटक रहा था नैपकिन। उसको लेके मैं पीछे मुड़ा तो किसी ने फोटो खींचा। तो मैंने उस सज्जन को कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, फोटो कैसे निकाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा सरकारिया जी की अनुमति से कर रहा हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, सरकारों की अनुमति से मेरा फोटो निकलने का तो कोई कारण ही नहीं था। बाद में पता चला कि ये योगेंद्र जी है और चित्रकला और फोटोग्राफी इसमें बहुत ही प्रवीण है और बहुत सारे अधिकारियों के चित्र उनके यहां पर आगरा में उनके कार्यालय में संग्रहित है। फिर एक रात्रि के कार्यक्रम में ऐसा ही कुछ विषय था, संघ की जानकारी, इतिहास, ऐसा कुछ। तो उनकी सारी फोटो संपदा का बहुत अच्छा प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन उन 3-4 दिनों में जितने दिन वो थे तो परिचय हुआ ही, होना ही था। मैं नहीं करता तो भी होता ही, क्योंकि उनका ये स्वभाव ही था और मैं नागपुर का प्रचारक था। तो उस दिन से मेरे सरकारिया बनने तक वो इतने बार मिले तो मुझे वो भागवत राव कहते थे। उनको वो मोहन राव भागवत वगैरह समझ में नहीं आता था शायद, भागवत राव कहते थे। नमस्कार भागवत राव, प्रसन्न मुद्रा। और कोई सर पे कोई चिंता का भार है नहीं, यानी ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कोई जिम्मेवारी लेकर काम करने वाला कार्यकर्ता, क्योंकि उसके सर पे चिंता का भार रहता है। इतने बड़े संगठन में इसको बड़ा करना है तो जो, और इतने पुराने प्रचारक है, वरिष्ठ है, और हम यद्यपि प्रांत प्रचारक उस समय कहते थे नागपुर के प्रचारक को, आयु से तो मैं बहुत छोटा था उनसे, लेकिन ये कुछ भी नहीं, कोई बैगेज नहीं, और ऐसे ही एकदम सादगीपूर्ण व्यवहार से वो कर रहे हैं। बाद में फिर संस्कार भारती वगैरह चली, आते जाते रहे, मिलते रहे। फिर डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी के समय एक बड़ी प्रदर्शनी संघ की लगाना, पहली बार मेरी जानकारी में संघ के बारे में प्रदर्शनी लगी। तो सर्कस जैसा एक बड़ा तंबू वहां पर लगाया गया और उस प्रदर्शनी का सारा संयोजन, साजा सज्जा, सब कुछ बाबा की अध्यक्षता में उनके ही बताए अनुसार, और बहुत कुछ उनके हाथ से बनाया हुआ, ऐसा ही हुआ। लगभग 3 लाख लोग वो प्रदर्शनी देख के गए और बहुत ही सुंदर, बहुत सुनियोजित ऐसी वो प्रदर्शनी। तब हमारे ध्यान में आया कि यानी बाबा की निपुणता इस दिशा में कितनी है। कुछ चित्र वहां आवश्यक थे, वो कहीं नहीं थे, तो उन्होंने अपने हाथ से वो चित्र बहुत अल्पावधि में तैयार करके वहां लगा दिए। तो ध्यान में आया। फिर ये भी पता चला कि नाना जी के तालीम में तैयार हो गए। नाना जी बहुत अच्छे चित्रकार थे। तो ये जो 4 शब्द कहे उसमें ये मरमतने वाली बात बहुत बाद में ध्यान आती थी। पहले तो ये ध्यान में आता था कि ये जीवन ऐसा है कि इसमें स्नेह ही स्नेह है, इसमें आनंद ही आनंद है, चिंता की कोई बात नहीं, और इसलिए ऊर्जा न होने का सवाल ही नहीं रहता।
यानी कितना भी निष्क्रिय व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के साथ उसको उठकर दौड़ना पड़ता ही है, क्योंकि अपनी ऊर्जा को कुंठित कर देने वाली जो विकार रहते हैं, क्रोध रहता है, निराशा रहती है, गुस्सा रहता है, संघ के वातावरण में, संस्कार भारती के वातावरण में नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर मत्सर वगैरह वगैरह भी बातें रहती है। इसके कारण गति कुंठित होती है, वो बातें ही नहीं है वहां पे। जब उनको सोचता हूं उनके बारे में, तो मुझे एक गीत याद आता, मराठी है, नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी, जिणे गंगो घासे पाणी। देखिए, पुण्य की गिनती नहीं है, पाप का शूल काट रहा है दिल को, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाप ही नहीं है। जैसे गंगा बहती है वैसे जीवन निर्मल है। कला जगत की तो हानि हुई है, लेकिन हम लोग ऐसा विचार करते हैं, संघ के लोग, कि प्रचारक जीवन कैसा होना चाहिए, उसका जो हम वर्णन करते हैं, उस वर्णन को चरितार्थ करने वाले हमारे एक बुजुर्ग अब दिखेंगे नहीं। वो होंगे नहीं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो होते ही है। परंतु कैसा होना चाहिए वैसा वो थे। एक नए प्रचारक को उन्होंने सहज गपशप में, वो निकल रहा है, अभी निकला नहीं है, निकलने का पक्का किया है उसने, तब उनकी बात हो रही थी, मैं कहीं पर आसपास में था इसलिए मेरे कान पे आया, कैसा रहना चाहिए वो बता रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो, अब तुम प्रचारक निकल गए हो ना, तो पक्का रहना, चाहे धरती दुभंग हो जाए, बिजली कड़क जाए, साथ वाले छोड़ जाए, तुम्हारे साथ निकले लौट जाए, जो तुम्हारी अपेक्षा नहीं ऐसा तुमको देखना पड़े, तुम शाखा चलाने के लिए निकलो, तुमको झाड़ू लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और ये अक्षरशः उन्होंने चरितार्थ किया, उनको कोई काम कम ज्यादा लगता नहीं था। कृष्ण गोपाल जी ने परसों ही मुझे बताया, हॉस्टल में वहां रहते थे पास में, राजा के मंडी के पास, और माधव भवन में कार्यालय बना था वहां, वो रात को चले आए ऐसे ही, तो सफाई कर रहे थे योगेंद्र जी, हाथ में कपड़ा, बाल्टी, झाड़ू सब लेकर रात को। वो देख के फिर और 5-6 स्वयंसेवकों को बुलाकर इन्होंने वो काम संभाल लिया। ऐसे ही दूसरे किसी ने बताया कि पहुंचे, कार्यालय कहाँ है, कार्यालय कहाँ है, ज्वाला टॉकीज सामने दिख तो रहा है। वहां एक व्यक्ति काम कर रहा था, सफाई कर रहा था। उसको पूछा कि ये कार्यालय कहाँ है, तो उन्होंने कहा आप सही जगह पर आए हो, नमस्कार, मैं योगेंद्र, और शुरू हुआ आगे का। तो योगेंद्र जी को वो नाम से जानते थे, संस्कार भारती के संस्थापक योगेंद्र जी माधव भवन में और झाड़ू बाल्टी लेकर फर्श पोंछ रहे, ये देखने को मिलेगा ऐसी उनकी कल्पना नहीं। दूसरे करने वाले नहीं थे ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा काम है सामने तो किसी को बोला कि भाई ये करो वो करो, ऐसा सामान्यतः करते हैं, वैसा उनका नहीं था। जो होना चाहिए स्वयं ने करना। मेरा करना देखकर 10 लोग अपने आप काम को लग जाएंगे, उनको पता था। ऐसा उनका एकदम विनम्र, सरल, आर पार पारदर्शी, अत्यंत स्नेहमय और उत्साह आनंदमय व्यक्तित्व था। प्रचारक ने जैसा होना चाहिए। किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव का, यश अपयश का उनके जीवन पर कभी भी परिणाम नहीं हुआ। नागपुर में आते थे, कुछ अपेक्षा करते थे, कभी पूरी होती थी उनकी, कभी नहीं होती थी, लेकिन नहीं हुई तो कभी वो गुस्सा हो गए, निराश हो गए या गंभीर हो गए, 2 मिनट मौन रहे, ऐसा भी नहीं हुआ।
चलो कोई बात नहीं, इसी बात पर एक आनंद और करते हैं, ऐसा करके कुछ दूसरा निकाल देते। और इसलिए हमको बड़ी उम्मीद थी कि ये 100 तो वो पूरे कर लेंगे, परंतु नहीं, नियति की इच्छा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो पार्थिव से तो वो चले गए, लेकिन उनके जीवन से चरितार्थ जो आदर्श है वो तो अपने सामने है, और उसकी परंपरा चलेगी, तो वो है ही, वो तो कहीं गए नहीं। उन्होंने जो करके रखा है वो तो है ही, उसको बढ़ाने से उनका अस्तित्व सदैव रहेगा। उनको अमर करने वाले हम लोग हैं। एक उनकी अपनी कृति ऐसी है कि अपने पुण्य से ही वो अमर होगी, परंतु हमको जो चाहिए वो हमको तब मिलेगा जब इन सब बातों का हम एक अनुशीलन करेंगे। थोड़ा इधर उधर से संग्रह करके सारी बातें एक जगह जुटानी चाहिए, लिखना चाहिए। इस पूरे संगठन को खड़ा करने में उनकी मर्बंधता वो तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि जिस क्रम से वो गुण बताए हैं उस क्रम से उस बात का महत्व है। युक्त कर्मज्ञ भी वो थे। जो ट्रिक की बात आई तो कहां कैसे काम करा लेना, क्या करने से काम ठीक होगा, क्या करने से नहीं होगा, बिगड़ेगा, वो जानते थे। इसलिए युक्त कर्मज्ञ भी थे और गुणज्ञ तो थे ही। परमाणु जैसा भी गुण है तो भी उसको बड़ा करके देखने का संतों का स्वभाव होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा छोटा सा भी गुण दिखे तो वो व्यक्ति कोई भी हो, बालक हो या प्रौढ़ हो, उसके पीछे लगकर वो उसमें आगे बढ़े, क्या क्या उसके पास है वो पूरा पता चले, इसका पूरा परिश्रम करते। गुणों की कदर थी और सबसे महत्व की बात यानी सुयोजक थे। सब प्रकार के लोगों को यथास्थान रखकर सबको साथ चलाना, सबको आगे बढ़ाना, ये लोक संग्रह की कला है। और लोक संग्रह की कला का आचरण वही कर सकता है जिसमें अहंकार नहीं है, वयंकार है। संपूर्ण जीवन योगेंद्र जी का 3 पैरामीटर्स में चला, ऐसा हम कह सकते हैं। वो एक ध्येय के लिए चला, वो सबके प्रति आत्मीयता लेकर चला, और उस आत्मीयता और उस ध्येय ने उनके जीवन की जो दिशा तय की, उसके अनुशासन में सदैव चला। प्रचारक है, निरंतर उसको संचारी होना ही चाहिए। जब तक शरीर जवाब नहीं देता तब तक उसको संचारी होना ही चाहिए, ऐसा कहते ही हैं हम। तो करते थे। वो कार्य के उद्घाटन में कहा था कि मेरे बारे में आजकल लोग बहुत शिकायत करते कि मैं प्रवास करता हूं, वो सही है, क्योंकि शरीर में शक्ति थी तो प्रवास करते थे। और प्रवास करते थे यानी किसी घर में कोई व्यक्ति रिटायर होने के बाद उसका सक्रिय रहना कभी कभी कठिनाई बन जाती है, ऐसा उनका नहीं हुआ। उनके इस संचार से सब प्रकार से कार्यकर्ताओं को बल मिलता था, कार्य को बल मिलता था। इसका भान रखकर यह संचार जारी रखना ये उन्होंने किया। ऐसा एक उत्तम अनुकरणीय जीवन हमारे पास है। और किसी ने कहा कि उनकी इच्छा रही होगी आगे चलने की, तो अभी पता चला कि कुछ लिखने का प्रयास करते थे, तो एक बार 100 जैसा कुछ वो लिख रहे थे। तो उनको जीवन का मोह तो नहीं था, लेकिन उनको और जीने की इच्छा जरूर रही होगी, क्योंकि कार्य को पूरा करना है। अपने जीवन के लिए नहीं, कार्य के लिए अगर शक्ति मिली तो मैं और कर सकता हूं। आत्मविश्वास भी उनमें था।
और इसलिए उनको ये जीने की इच्छा रही होगी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि कार्य अधूरा छोड़कर जिनको जाना पड़ता है, वो अगर इस प्रकृति के व्यक्ति है, जिनको पुण्य की गिनती नहीं, पाप होते ही नहीं, इसलिए उसकी कोई चुभन नहीं है, गंगा जैसा निर्मल, जिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो फिर अपने स्थूल देह को त्याग कर अपने सूक्ष्म देह के द्वारा जो काम करने वाले हैं, उनकी शक्ति बढ़ाकर उनके द्वारा काम करते हैं। तो ये जरूर होगा, उनकी इच्छा थी। संस्कार भारती ने अपने ध्येय को प्राप्त कर लिया है, ये देखने की इच्छा हर स्वयंसेवक की रहती है। जो भी काम उसको मिला है, वो काम संपूर्ण सफल हो, इसी देह में इन्हीं आंखों से देखना, ये संघ के प्रवृत्ति के मूल में डॉक्टर साहब ने डाल दिया। तो सब संघ के कार्यकर्ताओं को ये एक इच्छा रहती है, उनको भी थी। उसके लिए वो इस प्रकार काम करेंगे ऐसा लगता है। इस प्रकार काम करेंगे तो हम तैयार हैं कि नहीं, यही सवाल बचता है। वो अपनी शक्ति वितरित करने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार बने। हमारा रिसीवर शुरू रहे, उसका बटन ऑन रहे, वो ऑफ नहीं होना चाहिए। उनके ही जीवन से पथ प्रदर्शन, उनके ही जीवन से प्रेरणा पाकर ये सारी बातें हम कर सकते हैं। हमको करनी है, क्योंकि जैसा उनका जीवन था उसके लिए उचित श्रद्धांजलि यही है, दूसरी नहीं है। भारत के कलाकारों के भारतीय प्रकृति का पुनरुज्जीवन करते हुए कला क्षेत्र में फिर से सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करना। कहीं कहीं कला में सत्य मिलता है लेकिन शिवता और सुंदरता नहीं है, कहीं कहीं सुंदरता है लेकिन शिवता और सत्य नहीं है, कहीं कहीं शिवता है लेकिन सुंदरता नहीं। कला संस्कार देती है, इन तीनों के सहयोग से देती है। और इसलिए उस सत्यम शिवम सुंदरम को कला क्षेत्र में पूर्णतः प्रभावी बनाना, स्थापित करना, ये एक ध्येय लेकर संस्कार भारती का और सारा उद्योग उन्होंने खड़ा किया, अनेक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर। तो उन कार्यकर्ताओं की जो है, उनकी भी इच्छा है, जो गए वो यही इच्छा अपनी अधूरी रखकर गए। उसको पूरा करने के लिए उन्हीं कार्यकर्ताओं के जीवन से हम अपने जीवन को और प्रभावी और सक्रिय और आशादायक बनाएं, ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज तो हम शब्दों के द्वारा भावांजलि अर्पण कर रहे, हमको कृति के द्वारा ये श्रद्धांजलि अर्पण करनी है। उसका संकल्प हम सब ले, ऐसा एक अनुरोध करता हुआ और योगेंद्र जी की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि और संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।